फॉरेन यूनिवर्सिटीज में बात चल रही है एआई की, डीप टेक्नोलॉजीज की, स्पेस की, डिफेंस की। और भारत के यूनिवर्सिटीज में अचानक से डिबेट छिड़ गया है कास्ट, आइडेंटिटी, रिलीजन, क्रीड। तो कहां पे एकेडमी जाने वाला है, ये तो हम और आप समझ जाएंगे। पर फिलहाल ये टॉपिक हम आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि समझना बहुत जरूरी है कि यूजीसी के जो नए रेगुलेशंस आए हैं वो हमारे यूनिवर्सिटीज को मजबूर तो कहीं नहीं कर देंगे कि आप पढ़ो मत, एक दूसरे के खिलाफ बस कंप्लेन करो। आप पढ़ो मत, एक दूसरे को बस आइडेंटिटी से बुलाओ। आप पढ़ो मत, बस हो सकता है एक दूसरे को पहचान लो कि ये इस ग्रुप का है, ये इस ग्रुप का है। आप सोच रहे होंगे कि क्यों ऐसी बात हो रही है। ये बात हमारे कहने से नहीं हो रही। ये बात है जनवरी 2026 में आए हुए यूजीसी के नए रेगुलेशन की, जो कुछ चीजों पर साफ कर देता है, जैसे कि हमें एससीज, एसटीज, ओबीसीज सबको बचाना है, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठानी है कि कोई भी व्यक्ति इस ग्रुप का या इन ग्रुप्स का कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन ना कर सके। ये आखिर ट्रिगर हुआ कैसे, हम आपको बताएं। यूजीसी की रिपोर्ट देख रही थी कि 118% राइज हुआ है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन केसेस का 5 साल में। 2019-20 में जो केसेस टोटल 173 थे, वो 378 पहुंच गए 2023-24 में। यूजीसी घबराते हुए क्या करती है कि हम एक रेगुलेशन ले आते हैं जहां पर हम डिफाइन कर देंगे कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन क्या है और कौन कौन उसके दायरे में आएगा। सबसे बड़ी बात जो हवाला दिया जाता है हमेशा, वो है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 ये बात कहता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और संभवतः सिटीजन भी यही कोशिश करते हैं कि भाई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। पर आर्टिकल 15-16 में जैसे ही आप बढ़ेंगे, वहां पे साफ कारण दिखने लगते हैं कि ठीक है, कुछ जगह पर आप डिस्क्रिमिनेशन कर लीजिए, ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा। आज वापस इस रेगुलेशन को जब पढ़ा जा रहा है तो आर्टिकल 14 पे ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन तो अलाउड है, पर वो तभी अलाउड होगा जब वो क्लासिफिकेशन फेयर होगा, जब वो प्रोपोर्शनेट होगा, जब वो नॉन आर्बिट्ररी होगा। अब इस समय कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की ये हालत होगी कि सब ग्रुप एक जगह, जनरल कास्ट एक जगह। एससीज आपने डिफाइन कर दिया, एसटीज, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी सब एक जगह, जनरल कास्ट एक जगह। और चलिए आपने डिवाइड कर दिया, पर इसके आगे का जब आप प्रावधान पढ़ेंगे तो शायद आप भी परेशान हो जाएंगे। ब्रॉड डेफिनेशन दिया गया कि डिस्क्रिमिनेशन अगर किसी एक्ट के आधार पर, इनडायरेक्ट बिहेवियर के आधार पर, स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज के आधार पर, इंपेयरमेंट ऑफ डिग्निटी और इक्वालिटी के आधार पर, अगर आप इनमें से किसी भी आधार पर कुछ ऐसा करते हुए दिख रहे हैं या कर रहे हैं जो कि कास्ट या आइडेंटिटी को डायरेक्टली भंग करता हो, वॉलेट करता हो, तो आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। आप कॉलेज में चल रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, समोसा खाते खाते आपने किसी को बोल दिया, उसको बुरा लग गया, उसने बोला ये तो मेरा कास्ट का मजाक उड़ा रहा है, और हो सकता है आप तो बोलना भी नहीं चाह रहे होते। अब दिक्कत यहां चालू होती है कि अब पूरा ग्रुप एक तरफ है और जनरल कैटेगरी एक तरफ बैठे। आपने पहली बार ओबीसीज को भी इंक्लूड कर लिया, फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सप्लिसिटली आपने लिख लिया कि भाई ओबीसी भी इंक्लूडेड होंगे। पहले के मैकेनिज्म एससीज और एसटीज को एक प्रोटेक्शन देने के लिए रहते थे, अब आप ओबीसीज को भी इंक्लूड कर चुके हैं। यूजीसी ने बोला देखिए ऐसा है, हमें ग्राउंड रियलिटीज पे जाकर चेक किया हमने और हमें पता चला कि यहां भी दिक्कत हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसलिए हमने ओबीसीज को भी इसमें डाल दिया। अब मुद्दे आते हैं बड़े बड़े। पहला मुद्दा, डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर अगर कोई व्यक्ति कंप्लेन कर दे तो कंप्लेन की सुनवाई होगी, कंप्लेन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा, और जिस बच्चे की कंप्लेन की जा रही है वो बच्चा पढ़ाई तो नहीं करेगा, अब कंप्लेन को ही झेलता हुआ रह जाएगा। आपने बोला हम इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाएंगे, हर कॉलेज में बनेगा जो एससीज, एसटीज, ओबीसी पे बस ध्यान देगा। यूजीसी लेवल इक्वालिटी कमिटी बनेगी, मतलब एक हर यूनिवर्सिटी में एक इक्वालिटी कमिटी बनेगी जहां एससीज, एसटीज, ओबीसी, विमेन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज होंगे। अरे यहां तो छोड़िए, यहां तो यूजीसी स्क्वाड बना रही है, इक्विटी स्क्वाड, रैपिड एक्शन फोर्स है ये, कि कैसे कैसे कौन कहां डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, अभी पकड़ो। मतलब बच्चे रात में सोएंगे नहीं, घबराएंगे कि देखो कहीं दूर दूर से स्क्वाड तो नहीं दिख रहा आते हुए। इक्विटी स्क्वाड अब बनेंगे, इक्विटी एम्बेसडर्स होंगे, हॉस्टल्स में, लाइब्रेरीज में, क्लासरूम्स में, आपके सेशंस में। वो एम्बेसडर बताएगा ये गलत कर रहे हो, इक्विटी के खिलाफ है। और इक्विटी क्वालिटी का मतलब उसको नहीं पता होगा, पर फिर भी वो बोलेगा।
24 घंटे चलने वाली इक्विटी हेल्पलाइन दी जाएगी कि भैया अगर आपके खिलाफ कोई बोलता है तो आप यहां कंप्लेन करो। 6 मंथली रिपोर्टिंग होगी, क्वालिटी कमिटी 6 महीने में रिपोर्ट सबमिट करेगी यूजीसी को, ट्रांसपेरेंसी मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के लिए। बड़ा मेहनत किया जा रहा है इक्विटी के लिए, अचानक से मेहनत चालू हो गई, 173 केसेस से 386 पहुंचे, बड़ी मेहनत चालू हो गई है। पर मुद्दा हमारा अभी भी यही है कि किसके खिलाफ कंप्लेन है ये। अब एससीज, एसटीज, ओबीसीज या जो भी आप देख रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन के स्कोप में जो आ रहा है, ये किसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं? कोई भी जनरल कैटेगरी के खिलाफ। जनरल कैटेगरी कैसे उस चीज को ले रही होगी ये भी समझिए। क्या वो ठीक से डाइजेस्ट कर पाएगी इस चीज को कि कोई भी कहीं भी कंप्लेन कर जा रहा है? और आपको सबसे बड़ी बात तो अब हम बताएंगे, अगर फ्रिवोलुअस कंप्लेंट की जा रही है तो कोई पेनाल्टी नहीं है उसके ऊपर। कम से कम ये रेगुलेशन जब ड्राफ्ट था तो उसमें एक वर्ड लिखा हुआ था कि पेनाल्टी लगेगी अगर आप गलत कंप्लेंट करोगे, तो यहां पे उस वर्ड को ही गायब कर दिया गया। मतलब अगर कोई कंप्लेन करे तो कहीं से कोई भी पेनाल्टी नहीं लगेगी। इसका मतलब है फ्री हैंड है भाई, एक काम करो, दिन में सुबह से शाम तक 10-15 कंप्लेन तो हर एक से करा दो। अगर उसकी जिंदगी खराब करनी है, करियर खराब करना है, तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई मनाही नहीं करेगा। हम तो ये भी सोच रहे थे कि आपके पास वाकई में स्ट्रॉन्ग इंटेंट रहा होगा तभी आप ऐसा कर रहे हो, पर जो फॉल्स और मलिशियस कंप्लेंट करेंगे उनका क्या? आपके पास जरूर कोई स्ट्रॉन्ग कारण रहा है तभी आप इतना बड़ा स्टेप ले रहे हो, पर कंपेंसेशन या रेपुटेशन रिपेयर का क्या? जिसने कुछ किया ही नहीं वो फंस गया, फिर क्या? मेंटल हेल्थ सेफगार्ड्स जिसके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, उसके मेंटल हेल्थ का क्या? वो भी उसी कॉलेज में पढ़ रहा है, उसका क्या? एकेडमिक जजमेंट डिस्प्यूट्स, अब ग्रेडिंग होगी कॉलेजेस में, इसने इल्जाम लगाया ऐसा कम कर दो ग्रेड, इवैल्यूएशन, सुपरविजन, सब इसके आधार पर देखा जाएगा कि तुम इक्विटी कमिटी, इक्वालिटी कमिटी के सामने नतमस्तक रहते हो या नहीं। प्रोसेस ही पनिशमेंट है सर, प्रोसेस ही पनिशमेंट बन जाएगा। उसके खिलाफ एक नहीं 10 कंप्लेन होंगे सुबह से शाम, वो घूम रहा है प्रोसेसेस में। साइकोलॉजिकल हार्म, करियर डैमेज, लॉन्ग टर्म स्टिग्मा, सब कुछ उसके साथ जुड़ रहा है। इतनी आवश्यकता क्या आन पड़ी थी? क्या हम अपने शिक्षा के क्षेत्र को ही और अच्छा नहीं कर सकते थे कि चीजें ही हट जाएं? क्या हम जानबूझ के आइडेंटिटी नहीं डाल दे रहे? हमें तो आइडेंटिटी खत्म करनी थी, हमें तो सब कुछ डाइल्यूटेड रखना था, जहां पर हम आइडेंटिटी घुसा दे रहे हैं। और क्या मेरे पास इतनी फैकल्टीज, इतने रिसोर्सेस, इतना फंड आ चुका है कि मैं ये काम करूंगा? क्या मेरे पास इतना एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलोड लेने की कैपेसिटी बचती है? बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं सर ये। आपके कॉलेजेस या हायर इंस्टीट्यूशंस का जो स्थान है वो पढ़ाई का है, आरएनडी का। हमारा उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा है। आरएनडी के लिए कोई बना देते आप कमिटी, उस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा। हमारा ध्यान किस पे जा रहा है? इक्विटी, इक्वालिटी, इक्विटी होना चाहिए। कोशिश तो भरसक कर रहे होंगे स्टूडेंट्स भी मेंटेन करने की, तमाम कॉलेजेस है। शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए कि इस टर्म को ही एकदम घोल दिया जाए। पर हम लोग अगर आइडेंटिटी की बात करने लगेंगे, रीइंपोज करने लगेंगे, तो सर हमें नहीं लगता कि मैटर सॉल्व होगा। कंटिन्यूअस कंप्लायंस में रिड्यूस एकेडमिक ऑटोनॉमी, कोई कॉलेजेस अच्छा नहीं करेंगे उसका एकेडमिक ऑटोनॉमी छीन लेंगे। लर्निंग से सर पॉलिसिंग आइडेंटिटी होने वाली है कॉलेजेस की। इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या यूनिवर्सिटीज इस क्वासी जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले पाएंगी? अरे पढ़ा ले पहले, वो ठीक से आरएनडी करवा लें, आगे बढ़ा लें। कहां विकास कर रहे हैं हम लोग, कहां चीजों को हमें ले जाना था और हम कहां आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में आकर बैठ गए। और इसके खिलाफ विरोध भी बहुत जगह हो रहा है। हमारे कुछ एक दो सवाल है। सब्सटैंटिव इक्वालिटी दिखाते हुए हम लोग कहीं कॉलेज की ऑटोनॉमी न छीन, हम सब्सटैंटिव इक्वालिटी दिखाते हुए कहीं उस कॉलेज के एकेडमिक ट्रैक को न खराब कर दें, कहीं हम सब्सटैंटिव इक्वालिटी दिखाने के लिए ओवर रेगुलेशन ना कर दें। क्योंकि जब जब ओवर रेगुलेशन हुआ है तब तक एफिशिएंसी गायब हो गई है, तब तक एजुकेशन खत्म हो चुका है, तब तक इंस्टीट्यूशंस बस बस और बस एक पॉलिटिक्स का क्षेत्र बनते हैं, पढ़ाई का क्षेत्र नहीं बनते। तो एक सबसे बड़ी बात आज हम आपसे कहना चाहते हैं, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। हम इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करते हैं प्रोजेक्ट्स का, क्यों नहीं ऐसे लॉज और पॉलिसीज का सोशल इंपैक्ट असेसमेंट पहले होना चाहिए कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर इसका दुष्प्रभाव पड़ा तो आप इसको खींचे वापस पीछे, चेंजेस लाइए। बहुत कुछ करना पड़ेगा सर अभी हमें। और इस यूजीसी के रेगुलेशन से आपको क्या दिखता है
जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। हम इसमें नहीं जा रहे कि सिटी मजिस्ट्रेट रिजाइन कर दे रहे हैं, वो उनका दृष्टिकोण है, उनका नजरिया है। आपको क्या लगता है? क्या मुझे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इस कदर फैला देनी चाहिए कि लोग एक दूसरे को नाम से नहीं, कास्ट से पहचाने? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, हम आपको बता दें चीजों को, 60% ऑफ चल रहा है हमारे यहाँ सर, और एकदम सबके लिए बराबर है। कोई भेदभाव नहीं हमारे पढ़ाई में, हमारी शिक्षा में। आप आइए, जुड़िए, सीएमसी कोड लगाइए, 60% ऑफ आपको मिलेगा। आप कोई भी कोर्स लेकर जाइए, कोई भी कोर्स 60% ऑफ। मतलब 2 साल की तैयारी अगर आप करते हैं हमारे साथ, सीएमसी कोड पर आपको पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा 24,999 रुपए में। साथ ही में हमारे आगाज और प्रारंभ बैच चालू हो चुके हैं, आप जुड़ सकते हैं। हमारा एक रिवीजन टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, जिसमें आपको जुड़ जाना चाहिए। और ऑल इंडिया यूपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 31 जनवरी को, कहीं पे भी आप हो, 9:30 बजे और 2:30 बजे दिन में बैठ कर दे दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जरूर कमेंट करिएगा। लेट्स क्रैक इट।